नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के नए एपिसोड में। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, बट बहुत जरूरी है। शादी इंडिया में कहते हैं 7 जन्म का बंधन होता है, बट व्हाट हैपन जब ये बंधन एक ही जन्म में टूट जाए, डिवोर्स के जरिए। और डिवोर्स के साथ आता है एक शब्द जो आजकल न्यूज में, सोशल मीडिया पे, हर फैमिली के गेट टुगेदर में हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो है एलिमनी। सुना तो होगा ही आपने, कभी किसी क्रिकेटर के हाई प्रोफाइल डिवोर्स में, कभी किसी बॉलीवुड स्टार के सेपरेशन में। बट असली सवाल ये है, एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता, क्या ये एक जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट है उस स्पाउस के लिए जो कमजोर है, या फिर ये एक बिजनेस बन गया है, एक लीगल एक्सटॉर्शन का नया तरीका? कहानियां हर तरफ हैं। एक तरफ वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा करियर, सब कुछ फैमिली के लिए कुर्बान कर दिया, और दूसरी तरफ वो आदमी है जो कहते हैं कि उनकी लाइफ की पूरी कमाई एक झटके में चली जाती है। सो सच्चाई है क्या? इज एलिमनी अ राइट और अ वेपन? हक है या हथियार है? आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। नो ड्रामा, नो बयास, सिर्फ फैक्ट्स, कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। स्टिक अराउंड बिकॉज दिस इज अ कन्वर्सेशन वी ऑल नीड टू हैव। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये एलिमनी का फंडा है क्या? देखो, सिंपल भाषा में जब एक कपल का डिवोर्स होता है तो लॉ कहता है कि जो स्पाउस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे फाइनेंशियली वीकर स्पाउस को सपोर्ट करे, ताकि वो डिवोर्स के बाद सड़क पे ना आ जाए। एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इंडिया में इसके लिए कोई एक सिंगल रूल बुक नहीं है। सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्सेट्रा। और इन सब के ऊपर है एक सेक्युलर लॉ जो सब पे अप्लाई होता है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये लॉ कहता है कि हर कोई इंसान, रिलीजन कोई भी हो, अपनी पत्नी, बच्चों या पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए मना नहीं कर सकता अगर वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते तो। अब सबसे बड़ा सवाल, एलिमनी डिसाइड कौन करता है और कितनी होनी चाहिए? यहां पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इंडिया में इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सैलरी का भाई 10% या 20% देना है। नो, ये पूरे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जज साहब पूरा केस देखते हैं, दोनों पार्टीज के फाइनेंशियल स्टेटस, इनकम, प्रॉपर्टीज, लोन, सब कुछ देखते हैं। शादी कितनी लंबी चली, बच्चे हैं या नहीं, शादी का टाइम, लाइफस्टाइल कैसा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या किसी एक स्पाउस ने, यूजुअली द वाइफ ने, अपने करियर का सेक्रीफाइस किया है घर संभालने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंचमार्क जरूर दिया है कि हस्बैंड की नेट सैलरी का 25% एक जस्ट एंड प्रॉपर अमाउंट हो सकता है। बट अगेन, ये कोई पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है, इट वॉज जस्ट ए गाइडलाइन। तो इन शॉर्ट, सिस्टम की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है, केस बाय केस चलता है, और यहीं से शुरू होती है पूरी डिबेट। ओके, सो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। वो डिबेट जिसने सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। साइड ए, द मिसयूज आर्ग्यूमेंट। ये साइड कहती है कि एलिमनी अब सपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि लीगल टेररिज्म का हथियार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार इस पे चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि शादी कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिवोर्स के बाद हस्बैंड की वेल्थ को इक्वलाइज करने के लिए एलिमनी मांग रही हो। और इस आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट है सेक्शन 498 ए आईपीसी का यूज, या कहूं मिसयूज। ये लो है डाउरी, हरासमेंट और क्रूरल्टी के खिलाफ। पर आरोप यह है कि डिवोर्स फाइल करते वक्त इसको एक पैकेज डील की तरह यूज किया जाता है। मतलब डिवोर्स पिटीशन के साथ 498 ए की क्रिमिनल कंप्लेंट, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल वारंट है और हस्बैंड और उसकी फैमिली पे प्रेशर बनता है,
और फिर शुरू होता है नेगोशिएशन का खेल। इतना पैसा दो और केस वापस ले लेंगे। मैन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मेंस वेलफेयर ट्रस्ट का ये कहना है कि सिस्टम बायस्ड है और आदमी फॉल्स केसेस में फंस कर बर्बाद हो जाते हैं। अब सुनते हैं दूसरे साइड की कहानी। ये साइड कहती है कि एलिमनी कोई चैरिटी नहीं है, ये एक हक है, एक जरूरी सोशल सिक्योरिटी टूल है। सोचो उस औरत के बारे में जिसे बचपन से सिखाया गया है कि घर संभालना ही उसका काम है, जिसने अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपना करियर सब कुछ अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए निछावर कर दिया, छोड़ दिया। उसके इस नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू है? उसके सेक्रीफाइस का क्या? एलिमनी उसी सेक्रीफाइस को एक इकोनॉमिक रिकॉग्निशन देता है। और हाँ, वर्किंग वुमेन भी एलिमनी क्लेम कर सकती है अगर हस्बैंड की इनकम बहुत ज्यादा है और वाइफ की इनकम से वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो सकता जो शादी में था, तो वो गैप ब्रिज करने के लिए एलिमनी मांग सकती है। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये मिसयूज की बातें हैं, ये सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल केसों की वजह से हैं। असलियत में एक औरत के लिए एलिमनी क्लेम करना एक लंबा, एग्जॉस्टिंग और इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस होता है। उसे एक एक खर्चे का हिसाब देना पड़ता है। ये केस और इस जैसे कई और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या इस आइसोलेटेड इंसिडेंट के बेसिस पर पूरे लॉ को गलत ठहराना सही होगा? तो दोनों साइड की स्टोरी सुन ली। एक तरफ एक्सटॉर्शन का रोना है और दूसरी तरफ हक की लड़ाई है। बट इन सब में सच्चाई है कहां? लेट्स डू अ रियलिटी चेक। डाटा क्या कहता है? सरप्राइज सरप्राइज, एलिमनी के मिसयूज पर कोई सॉलिड ऑफिशियल नेशनल वाइड डाटा है ही नहीं। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये पूरी मिसयूज का नैरेटिव एंटीडोटल एविडेंस यानी कि सुनी सुनाई बातों और कुछ सेंसेशनल केसेस पर टिकी हुई है। जो डाटा लोग कोट करते हैं वो यूजुअली सेक्शन 498A के केसेस का होता है। वो कहते हैं कि 498 केसेस में कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने का रेट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2021 से 2024 के बीच कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.2% था। तो इसका मतलब सारे केस झूठे थे? नॉट रियली। मोस्टली बरी हो जाते थे और बरी होने के कई रीजंस होते थे। पहला रीजन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, पार्टी ने आपस में ही डील कर लेती। रिकॉन्सिलेशन, फैमिली प्रेशर में या खुद से वाइफ केस आगे नहीं बढ़ाती। थर्ड ऑप्शन, वीक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ठीक से सबूत को इकट्ठा नहीं कर पाती। चौथा, हाई बर्डन ऑफ प्रूफ, क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, जो डोमेस्टिक मामलों में मुश्किल होता है। सो लो कन्विक्शन रेट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स फॉल्स केसेस। और इस 498 के डाटा को एलिमनी से जोड़ना, वेल दैट इज कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। द रियल डेंजर है कि इस नैरेटिव के बेसिस पर हम ऐसे रिफॉर्म ना कर दें जो लाखों जरूरतमंद औरतों के लिए मुश्किल पैदा कर दें, जो सच में वनरेबल है। तो अगर हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो हम क्या दूसरे देशों से सीख सकते हैं? लेट्स टेक अ वर्ल्ड टूर ऑफ एलिमनीज लॉ। फर्स्ट स्टॉप, यूएसए एंड यूके। यहाँ का फंडा है क्लीन ब्रेक और रिहेबिलिटेटिव एलिमनी, मतलब लाइफ लॉन्ग पेंशन देने का कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। कोर्ट कहता है कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, हम आपको कुछ साल तक सपोर्ट देंगे ताकि कि आप कोई स्किल सीख लो, ताकि कि आप उस ट्रेनिंग के साथ खुद के पैरों पे खड़े हो सको। इसे कहते हैं रिहेबिलिटेटिव एलिमनी। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे बहुत लंबी शादी हो या कोई सीरियस हेल्थ इशू हो, उसमें दी जाती है। नेक्स्ट स्टॉप है जर्मनी। भाई इनका सिस्टम तो एकदम शॉर्टेड है। यहां है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2008 में इनके यहाँ रिफॉर्म हुआ, जिसके बाद एलिमनी क्लेम करना बहुत मुश्किल हो गया। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि शादी की वजह से आपको परमानेंट फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इनके पास एक प्रॉपर टेबल है।
जिसे जिसे डुसिल्डोर्फर टेबल बोलते हैं। सबके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस है, नो कंफ्यूजन। अब फाइनल स्टेप है ऑस्ट्रेलिया। इनका सिस्टम भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, नीड वर्सेस कैपेसिटी, मतलब एलिमनी तभी मिलेगी जब क्लेम करने वाले को नीड हो और देने वाले की कैपेसिटी हो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग फाइनेंशियल एग्रीमेंट यानी कि प्रीनप्स। ऑस्ट्रेलिया में प्रीनप्स लीगली बाइंडिंग है। शादी से पहले ही कपल डिसाइड कर सकता है कि डिवोर्स हुआ तो वो एसेट कैसे डिवाइड होंगे। बट एक शर्त है, दोनों पार्टीज को साइन करने से पहले इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। ये एक क्रिटिकल सेफगार्ड है। तो इन सब देशों से क्या सीखने को मिला? दो चीजें। एक, फोकस अब लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी से हटकर ट्रांजिशनल सपोर्ट पर है। और दूसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी लाने के लिए या तो स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस हो या फिर प्रीनिप जैसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो। इंडिया, आर यू लिसनिंग? तो हमने प्रॉब्लम समझी, डिबेट सुनी, डाटा देखे और दुनिया भी घूम ली। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। इंडिया के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आखिर ठीक कैसे किया जा सकता है? बेस्ड ऑन ऑल दिस रिसर्च, यहाँ 4 पॉइंट ब्लूप्रिंट होते हैं जो एक बैलेंस ला सकते हैं। नंबर 1, एम्बेरेस रिहेबिलिटेटिव एलिमनी। हमें लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना होगा और रिहेबिलिटेटिव एलिमनी को डिफॉल्ट बनाना चाहिए। टेम्परेरी सपोर्ट दो, स्किल डेवलप करने में हेल्प करो ताकि कि इंसान सेल्फ सफिशिएंट बन सके। परमानेंट एलिमनी सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए रखो। नंबर 2, डेवलप स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस। जर्मनी से इंस्पिरेशन लेके हमें भी कैलकुलेशन के लिए क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए। एक नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क जो जजेस को गाइड करे, इसलिए इससे सिस्टम में प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी और मुंह मांगी रकम मांगने वाले केसेस कम हो जाएंगे। नंबर 3, लीगलाइजिंग प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट इट्स टाइम। प्रीनप को लीगल फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है, बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है कि मैंडेटरी इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस हो, फुल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो, कोर्ट रिव्यू का ऑप्शन हो। इससे कपल्स को ऑटोनॉमी मिलेगी और झगड़े कम होंगे। नंबर 4, प्रोसीजरल रिफॉर्म। सिस्टम को फास्ट ट्रैक करना होगा। सिविल एलिमनी केसेस को क्रिमिनल कंप्लेंट से डीलिंग करने के तरीके सोचने होंगे ताकि कि क्रिमिनल लॉज को प्रेशर करके टैक्टिक्स की तरह यूज ना किया जा सके। और मेंटेनेंस ऑर्डर का एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐसा ना हो कि कोर्ट ऑर्डर दे दे और सालों तक पेमेंट ही ना मिले। ये 4 कदम इंडिया के एलिमनी सिस्टम को डिसॉल्यूशन एंड डिपेंडेंसी से सॉल्यूशन एंड डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, एलिमनी एक बिजनेस बन गया है? आंसर इज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये कहना कि ये पूरी तरह बिजनेस बन गया है एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे केस हैं जहां इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, बट इस चक्कर में हम उन लाखों लोगों की असली जरूरत को नहीं भूल सकते जिनके लिए एलिमनी जीने का एक जरिया है। द कोर प्रॉब्लम इज नॉट द लॉज इंटेंशन बट इट्स आउटडेटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई सर्टेनिटी है, वहां कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। गोल शुड बी टू क्रिएट अ सिस्टम दैट इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न। एक ऐसा सिस्टम जो पास्ट के सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करे बट फ्यूचर की इंडिपेंडेंस को प्रमोट करे, ताकि कि एलिमनी ना तो किसी के लिए लॉटरी टिकट बने और ना ही किसी के लिए लाइफ सेंटेंस बने। बट ये तो मेरे थॉट्स हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च। असली सवाल तो आपसे है, आपको क्या लगता है, एलिमनी हक है या हथियार है? क्या आपने या आपके किसी करीबी ने सिस्टम को फेस किया है? आपके एक्सपीरियंस क्या है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स हैव ए रियल एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करो उन सबके साथ जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। पीस आउट।